दोस्तों 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 दुनिया के इतिहास में एक ऐसा दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा दिन था जब सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने इंसानियत के विरुद्ध एक बड़े अटैक को देखा। न्यूयॉर्क सिटी का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वॉशिंगटन डीसी का पेंटागन और पेनिसिल्वेनिया में हुआ क्रैश। ये सब जगह न सिर्फ अमेरिका बल्कि विश्व भर के लिए प्रभावित जगहों में से एक थी। इस अटैक ने 2996 लोगों की जान ले ली, हजारों लोग घायल हुए और अनकाउंटेबल परिवारों की दुनिया ही पलट गई। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक टेररिस्ट ग्रुप ने इन सभी प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट किया और क्या उनका रीजन था। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। 1990s के दौर में दुनिया में कई बड़े पॉलिटिकल मिलिट्री शिफ्ट हो रही थी। कोल्ड वॉर के अंत के बाद यूएसए एक सुपर पावर के रूप में सामने आया, लेकिन इसके साथ ही एक नई तहकीकात शुरू हुई, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। अलकायदा की स्थापना जो थी 1988 में हुई थी। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाइयों के दौरान ओसामा बिन लादेन ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व किया और अपनी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाया। 1998 में बिन लादेन ने एक फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने अमेरिका को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जिस फतवे ने अल कायदा के लिए एक अमेरिका के खिलाफ बहुत ही बड़े अटैक का रास्ता बना दिया। United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Due to its subordination to the Jews, the arrogance of the United States regime has reached the point that they occupied. इस अटैक की प्लानिंग 1999 में शुरू हुई थी। इसमें कई सालों तक प्रिपरेशन चला, जिसमें कई बार मीटिंग्स हुई और हाईजैकर्स को प्लेन्स फ्लाई करने और मिशंस को एग्जीक्यूट करने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस अटैक में 19 हाईजैकर्स शामिल थे। उन सब की अपनी अलग कहानी थी और उन्होंने अपनी जिंदगी का अंतिम चरण इस मिशन में समर्पित कर दिया। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जैसे कि पायलट्स, तो मैं उनके भी आपको बता देता हूँ ताकि आप आगे समझ सकें। तो नंबर 1 पर थे मोहम्मद अता। ये इस प्लान्स के पूरे लीडर भी थे, साथ ही साथ फ्लाइट नंबर 11 के पायलट भी थे। इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो ये हम्बर्ग सेल जर्मनी के मेंबर थे और जिहादिस्ट कॉज के लिए डीप कमिटमेंट रखते थे। अता ने पहले प्लेन नॉर्थ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर दिया था। उसने एक मार्टिरडम लेटर भी छोड़ा था जिसमें उसका मिशन के लिए डेडिकेशन दिखाया गया था। ये वो लेटर है। दूसरे नंबर पर आते हैं मार्वन अल सही। मार्वन अल सही जो थे वो यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175 के पायलट थे और इनकी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये एमिरेट से थे और अता का क्लोज एसोसिएट था। ये भी हम्बर्ग सेल का हिस्सा था। इसने दूसरा प्लेन साउथ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर दिया। अल सही की जोबियल डेमिनोर के बावजूद उसके एक्शंस बहुत सीवियर थे। तीसरे नंबर पर आता है जियाद जर्रा, जो कि ये यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के पायलट थे। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये लेबनान से थे और इस मिशन के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्टेड था। उसका परिवार कहता है कि इनिशियली रिलक्टेंट था, लेकिन आखिर में उसने फ्लाइट 93 को कंट्रोल किया जो पेनिसिल्वेनिया में क्रैश हो गया जब कुछ पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। चौथा नंबर जो है वो हानी हंजोर का है। इनका जो रोल था वो अमेरिकन एयरलाइंस में फ्लाइट नंबर 77 का पायलट था और इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो ये सऊदी अरबिया से थे और यूएस में पायलट ट्रेनिंग की थी। वो 9/11 के सबसे स्किल्ड पायलट में से एक थे। उसने प्लेन पेंटागन में क्रैश कर दिया जिससे सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। हैंजोर को उसकी क्वाइट डेमिन्योर के लिए जाना जाता था, लेकिन जिहाद के लिए वो हाईली कमिटेड था। और भी कई सारे नाम थे, आप ये पॉज करके देख सकते हैं। 11 सितंबर 2000 की सुबह किसी भी नॉर्मल दिन की तरह ही थी। सब कुछ अपने पेस पर चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि थोड़ी ही देर में सब कुछ बदल जाएगा। अमेरिका एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175, अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 77
और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93, इन सब फ्लाइट्स का हाईजैकिंग एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन था। हर हाईजैकर ने अपने असाइन टास्क को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह 8:46 पर अमेरिका एयरलाइन फ्लाइट नंबर 11 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को हिट किया। ये इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई और छोटे बड़े धमाके हर तरफ सुनाई दिए। सिर्फ 17 मिनट के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175 ने साउथ टावर को हिट किया, जो नॉर्थ टावर के गिरने से पहले ही कोलैप्स हो गया। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 ने 9:37 पर पेंटागन के वेस्ट साइड में क्रैश कर दिया, जिसमें बिल्डिंग का एक हिस्सा तबाह हो गया। Trade Center, a third plane, mistakenly believed to be American 11. Oh my goodness. Oh my goodness. Live picture from Washington. लेकिन इस पूरे हॉरर के दौरान यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 के पैसेंजर ने हाईजैकर के खिलाफ रिवोल्ट किया, जिसके बाद ये प्लेन पेनिसिल्वेनिया के एक खुले खेत में क्रैश हो गया। यदि ये प्लेन अपने टारगेट तक पहुंच जाता तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर सिर्फ 1 घंटे 41 मिनट में कोलैप्स हो गए। Terrorist attack. The huge impact force of the airplane did not cause the Twin Towers to have a tilted fall like this. Instead, the towers stood strong for more than an hour. However, to the world's surprise, the towers collapsed like a house of cards. A vertical fall. The main reason for this strange collapse was the tower's structural design, the perimeter tube design. The concrete floors of the World Trade Center are supported by इन बिल्डिंग में हजारों लोग फंस गए और उन्हें बचाने की कोशिश में कई लोग अपनी जान दे बैठे। इमरजेंसी रेस्पॉन्डर, जिसमें फायर फाइटर्स और पुलिस ऑफिशियल शामिल थे, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसमें 343 फायर फाइटर्स और 72 लॉ इन्फोर्समेंट पर्सन की मौत हो गई। जब ये न्यूज दुनिया में फैली तो हर तरफ से शॉक वेव चल गई। अमेरिका के लोगों ने टीवी पर अपने देश को अटैक होते देखा और दुनिया भर के लीडर्स ने अमेरिका के साथ अपनी सिंपैथी और सपोर्ट दिखाई। 12 सितंबर यानी 9/11 है। I think what I want to do is I want to talk. We're just getting reports in now that a plane has crashed on fire with smoke billowing. I can report to the American people and to the world that the United States don't need to worry about that. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने सुबह 9:45 पर सभी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया और ऑपरेशन येलो रिबन के तहत कनाडा ने कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अपनी जमीन पर लैंड करने दी, जिसमें से कई प्लेन्स को हाईजैक होने का डर था। प्रेसिडेंट बुश ने इस अटैक के तुरंत बाद देश को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने इस अटैक को अमेरिका के खिलाफ एक वॉर के रूप में डिस्क्राइब किया और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। अमेरिका ने तुरंत कई सिक्योरिटीज मेजर्स अपनाए, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस प्रोटोकॉल्स को टाइट किया गया। CIA और FBI ने मिलकर इस अटैक के मास्टरमाइंड और प्रेपरेटर्स का पता लगाया। ये सब अलकायदा और ओसामा बिन लादेन से जुड़ा था। इस अटैक के बाद अमेरिका ने ऑफिशियली वार ऑन टेरर की शुरुआत की। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें अमेरिका ने दुनिया भर के टेररिस्ट के खिलाफ अपनी मिलिट्री पावर का यूज किया। अमेरिका ने नाटो के आर्टिकल 5 को इन्वोक किया, जो कि एक मेंबर पर अटैक होने पर सभी मेंबर्स को अटैक के रूप में माना जाता है। इसके बाद नाटो के सभी मेंबर्स ने मिलकर अल कायदा के खिलाफ अपनी मिलिट्री सपोर्ट दी। इस अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया, जहां तालिबान के अंडर अल कायदा के मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे थे। इस इन्वेजन ने तालिबान को हटा दिया और अल कायदा के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अटैक के बाद कई देशों ने अपनी एंटी टेररिज्म पॉलिसी को और मजबूत किया। इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को नए पावर्स दिए गए। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ एक डिकेड लॉन्ग मैनहंट चला,
जो 2 मई 2011 को उनके पाकिस्तान के अबोताबाद में किलिंग पर खत्म हुआ। इस अटैक के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, जिसमें इराक वॉर भी शामिल है, उन्होंने ग्लोबल पॉपुलेशन पर एक बड़ी कीमत थोपी। मिलियंस ऑफ लाइफ लॉस्ट हो गई, देशों में इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। वॉर ऑन टेरर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था। यूएस इकोनॉमी पर इसका बर्डन पड़ा और ग्लोबल मार्केट में शॉक्स देखने को मिले। अगली वीडियो में इराक वॉर पे लेके आऊंगा, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए कहानी बढ़ते हैं। ग्राउंड जीरो पर जो लोग सरवाइव हुए उनके लिए हेल्थ कॉन्सिक्वेंस बाद में सेवियर निकले। रेस्पिरेटरी इश्यूज, पीटीएसडी और कई हेल्थ प्रॉब्लम सामने आई। ग्राउंड जीरो को क्लीन अप करना और दोबारा रिबिल्ड करने का एक बहुत ही बड़ा काम था, जिसमें हजारों वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस अटैक ने अमेरिका पब्लिक पर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाला। फियर और एंजाइटी बढ़ गई और ट्रस्ट का लॉस हुआ। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया और जीनोफोबिया में भी बड़ा उथल पुथल देखा गया। मुस्लिम और मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन लोगों के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ गए। पैट्रियट एक्ट को 2001 में पास किया गया, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेलेंस को बढ़ावा दिया गया और सिक्योरिटी एजेंसी को ज्यादा पावर्स दिए गए। टेररिज्म सस्पेक्ट को ट्रायल्स को मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स में लाया गया, जिसमें कई लीगल डिबेट्स खड़े हुए। टॉर्चर और इंडेफिनेट डिटेंशंस को लेकर भी कई लीगल और एथिकल इश्यूज उठाए गए। ग्वांटानामो बे डिटेंशन सेंटर इन सब कंट्रोवर्सीज का सेंटर बन गया। 9/11 के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी मेजर्स को पूरी तरह से बदल दिया गया। टीएसए का स्ट्रिक्ट मेजर बॉडी स्कैनर्स और लिक्विड बैंस जैसी चीजें इंप्लीमेंट की गई। न्यूयॉर्क सिटी में नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एंड म्यूजियम्स को बनाया गया, जहां लोग इस घटना में गुजरे लोगों को याद करने के लिए आते हैं। पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में भी मेमोरियल्स बनाए गए, जहां लोग 9/11 के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि देते हैं। हर साल 9/11 को अमेरिका में मेमोरियल सेरेमनीज होती हैं, जिसमें फैमिली, सर्वाइवर्स और लीडर्स मिलकर यादों को एहसास करते हैं। 9/11 ने आर्ट, सिनेमा, लिटरेचर और मीडिया पर भी अपना एक गहरा असर डाला। मूवी और डॉक्यूमेंट्रीज, बुक और सॉन्ग्स इन घटनाओं को लेकर बनाए गए। 9/11 के बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई। अमेरिका का रोल इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा एग्रेसिव हो गया और अलायंस और कॉन्फ्लिक्ट्स रीडिफाइन हुए। वॉर ऑन टेरर का इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा। कुछ अचीवमेंट्स हुई, लेकिन कई फेलियर्स भी सामने आए। टूरिज्म का थ्रेट अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 9/11 ने अमेरिकन साइकी को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका और दुनिया के बीच का रिलेशंस में रिपरकशंस देखने को मिले। 9/11 से कई सबक मिले हैं। आगे का सफर कैसे होगा, ये हमेशा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस अटैक को भूलना नहीं है। ये एक ऐसा लेसन है जो हमेशा याद रखना चाहिए। इंसानियत की रेजिलेंस, स्ट्रेंथ और यूनिटी ने दिखाया कि हम कितने मजबूत हैं और कैसे हम ट्रेजेडी के बाद भी उठने की ताकत रखते हैं। और इंसानी जिंदगी की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक चॉइस है और हमें चूज करना है कि हम एक सेफर और ज्यादा पीसफुल दुनिया में जी सकें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।